हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए बीपीएससी टीआरई 2 में मैथ और रीजनिंग कैसा पूछा गया था इसका सॉल्यूशन हम लोग ट्रिक से देखेंगे। और आगे भी टीआरई 3 में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका इसके अगले पार्ट में देखेंगे। और साथ में 3-4 पार्ट नया लाऊंगा जिसे आप देख करके जाइए एग्ज़ाम में, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए पहला प्रश्न क्या कहता है समझिए। 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो देखिए ये 1.3/16 यानी 16 कम 16 3 19/16 हुआ रियल वैल्यू। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा 16/19। जब 16 और 19 का लघुत्तम कीजिएगा तो आएगा 304। ठीक है, तो 19 के ये 16 के पहाड़ा आप 19 बार पढ़िएगा तो आएगा 304। तो 19 में 19 से गुना कीजिएगा तो 371। ठीक, घटाओ 16, देखिए 19 के पहाड़ा 16 बार पढ़िएगा तो 304 आएगा, क्योंकि दोनों को आप आपस में गुना किए हैं। तो 16 में 16 से गुना कीजिएगा तो 256। देखिए 11 में से 6 जाएगा, 5 आएगा ना। डायरेक्ट अगर नीचे 304 आ गया तो आप ये घेर दीजिएगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन बीपीएससी ऐसा काम करता है कि दो आंसर छुपा रहता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ देख लिए आप, ये आपका हो जाएगा आंसर। घटाइएगा तो इतना ही आएगा, ये एग्जैक्ट आएगा। लेकिन आप सबको चेक कर लीजिएगा, काट के कहीं सिंपलेस्ट तो किया नहीं ना है, तो ये नहीं किया है, यही इसका जवाब हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ये तो और मज़ेदार प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, इसे ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। एक रखिएगा, यहाँ पावर में एक रखिएगा अगर, तो एक में से एक घटेगा तो 0। किसी भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो एक आंसर नहीं हो सकता है। 7/2 भी रखिएगा, नहीं हो सकता है। 2 जब रखिएगा तो देखिए यहाँ 2 रखिएगा x के जगह पे a/b, और 2 रख के 1 घटाइएगा तो ये तो a/b ही आएगा। और यहाँ देखिए b/a है, और यहाँ 2 रखिएगा तो 2 घटाओ 3, तो ये a/b -1 आएगा, तो इन्वर्स, तो ये पलट जाएगा यानी b/a। देखिए इसके बराबर आ गया ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या इसे आप सॉल्व भी कर सकते थे, इसे सॉल्यूशन भी सिखा देते हैं। a/b के पावर x - 1 है बराबर, इसे जब ऊपर ले जाइएगा तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी a/b का पावर हो जाएगा, ये प्लस में x है तो -x हो जाएगा, माइनस में 3 है तो +3 हो जाएगा। बेस बराबर तो पावर भी बराबर। तो देखिए x घटाव 1 बराबर -x जोड़ 3। -x इधर आएगा तो जुट जाएगा तो 2x, आई माइनस है उधर जाके जुट जाएगा तो 4। 3 1 4 हो जाएगा। 2 से 4 कटा 2, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ही रख दिया था, या सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बहुत कम समय में आपको मैं ये सारे सवाल बनाना सिखाऊंगा। और टीआरई 2 में मैथ आसान पूछा गया था, मैथ रीजनिंग, लेकिन टीआरई 1 में जो हम लोग क्वालिफाई किए उसमें मैथ बहुत डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा वास्ट था। और इसमें भी 1-2 प्रश्न थोड़ा वास्ट है, बाकी सब आसान है। देखिएगा उसमें सारे ट्रिक पे नहीं था, कॉन्सेप्ट पे था, यहाँ ट्रिक लग रहा है। देखिएगा इस प्रश्न में, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मूलतः उसके पास सेब थे, कितना बेच दिया उसने। 100% मान लीजिए सेब था, 40% वो बेच दिया, तो उसके पास कितने प्रतिशत बच गया, 60% बच गया। और इसी 60% का मान कितना है, 420। क्यों, क्योंकि सेब की संख्या ये है और बेचा है 40%, तो बचा होगा 60%। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये 6 7 42, यानी 1% का मान 7 आ गया। तो 100% का मान 700 हो जाएगा, क्योंकि इधर 100 से गुना तो इधर भी 100 से गुना, यानी उसके पास मूलतः सेब कितने थे, 700 थे। देख लेना कितना आसान प्रश्न है ये। तो ऐसे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन देखते जाइए और लाइक कीजिए। आप अपने चैनल जीके स्टडीज़ को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है। अच्छा है, मान लीजिए कि भिन्न x है, x का वही अनुपात, देखिए कह रहा है कि एक भिन्न जिसके 1/27 से वही अनुपात है जो इन दोनों का अनुपात है। तो मान लीजिए भिन्न x है तो x का अनुपात 1/27, तो 27 ऊपर चला जाएगा ना जी ऊपर, तो ये हो जाएगा 27x, मिटाते हैं इसको, 27x/1 लिख दिया। अब ये 3/11 देख लीजिए, 3/11 आप बटा में 5/9, क्योंकि वही अनुपात, तो 9 ऊपर जाएगा, 9 3 27, 11 5 55। ठीक है, तो यहाँ देखिए 27x/1 बराबर ये 9 3 27 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। 27 से 27 कट जाएगा, क्योंकि 27 यहाँ नीचे आता तो कट जाएगा। 55 अभी x यहाँ पे है, 1 चला जाएगा ऊपर, x बराबर ये 1 चला गया ऊपर, 1/55, यानी वो बराबर है 1/55 के। ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसको फिर से समझिए कि मान लीजिए कि कोई ये एक भिन्न है जिसका अनुपात 1/27 है, तो मान लीजिए भिन्न x था, तो उसका अनुपात जब कीजिएगा तो 27x/1, इन दोनों को आपस में अनुपात कीजिएगा 3/11/5/9, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 9 3 27/55, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये और ये बराबर है। तो जब आप बराबर कीजिएगा तो 27 से 27 कट जाएगा, 1/55 आ जाएगा, तो यानी 1/55 आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये भी प्रश्न मज़ेदार है। साधारण ब्याज का कोई फार्मूला लगाना ही नहीं है, प्रतिशत पे ही बन जाएगा। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5%, यानी 2.5% बढ़ गई, 2.5% बढ़ गई, तो बढ़ जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, यानी 2.5% बढ़ा तो 2.5% का मान 1250। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 25 चौका 100 होता है ना, दोनों तरफ 10 से गुना कर लीजिए, या दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए, तो ये पॉइंट हट जाएगा। देखिए पॉइंट हट गया, 25% का मान हो जाएगा आपका, ये 10 से गुना किए हैं 12,500 हो जाएगा। ओके, इसमें अगर आप 4 से गुना करेंगे तो ये तो 100% हो जाएगा, तो इसमें भी 4 से गुना कर लीजिए। कितना से गुना कर लीजिए, 4 से, तो 125 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 125 चौका 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500, और 2 0 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 50,000। देखिए समझ लीजिएगा, 2.5% का मान है 1250, तो 100% का मान आ जाएगा। 2.5% का मान है 1250, तो 100% का मान आ जाएगा कितना, तो 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000, यानी ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वर्ग की भुजा मान लीजिए a है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और ये आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ त्रिज्या और इसकी भुजा का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या और उसके भुजा का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से हम लोग त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। ऐसे भी बनाया जा सकता है, 4a/2 पाई, 2 से 2 कट गया, 4 कट गया 2, तो ये त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से अगर निकालना हम चाहते इसकी भुजा, तो ये 4 नीचे आता ना, तो इसमें टाइम लग जाएगा आपको। तो आप क्या कीजिए, त्रिज्या और भुजा का अनुपात निकाल लीजिए। ये त्रिज्या है r, यहाँ रखिए, a को इधर लाइए, बराबर ये 4 यहाँ रहेगा, a ना आया है इसके नीचे, अब ये दोनों चला जाएगा इसके नीचे, 2 पाई, तो 2/पाई आ गया।
अब अगर हम लोग यहाँ कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिज्या मिल गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान 2 हो गया, इसकी भुजा का मान पाई हो गया। ठीक, तो ये वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये पाई गुने पाई, क्योंकि भुजा पाई आ गया और त्रिज्या 2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो पाई है भुजा का मान, पाई गुने पाई, पाई से पाई कट गया। पाई का मान होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ ये 4 है ना, इधर बना देते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये 4 है, लिखेंगे 4। अब पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, चाहे 2 से काट दीजिए, 2 बार में 11 बार में, 7 दूनी 14, और नीचे क्या आ गया 11, 14:11 हो जाएगा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, परिधि और उसके परिमाप, मान लीजिए वर्ग का परिमाप भुजा ए मान लिया, तो त्रिज्या और परिमाप यहाँ से मैंने निकाल लिया। भुजा, वर्ग की भुजा पाई, वृत्त की त्रिज्या 2, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या का मान तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, अब भुजा है पाई, तो पाई गुने पाई, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे पाई का मान रखें, काट दिए, सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। एक घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर, तो 64 होगा, डायरेक्ट दिख रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा, घन का विकर्ण। तो ये तो दिया है आपको 4 और √3 सेंटीमीटर, तो √3 से √3 कट जाएगा, भुजा 4 मिल गया, और इसका आयतन होता है भुजा का क्यूब। आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा का क्यूब, माने भुजा को 3 बार आपस में गुना, तो 4 सेंटीमीटर आया है, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 आएगा, यानी 4 गुने 4 गुने 4 जब कीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो 64 आएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ घन सेंटीमीटर में लिखा है तो 64 हो जाएगा। अगला प्रश्न, x³ + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, तो ±1 जिसमें आएगा, इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होना चाहिए था। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये तो एक गुणनखंड है ही, कि गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, तो यही ऑप्शन आपका सही, लेकिन आगे भी इसे चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है, ये द्विघात समीकरण पर का प्रश्न है। तो x² बराबर, माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा +4, x बराबर ±√4, यानी ±2, तो प्लस भी 2 हो जाएगा, माइनस भी 2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए आया ना ऐसा प्रश्न। इस प्रश्न को इसलिए हम लोग टेढ़ा कह देते हैं कि मैथ में 2 ऑप्शन देगा और आपके पास समय कम रहता है, एक ऑप्शन दिखाई दिया आप मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो कम से कम जब BPSC TRE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सारे ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा कि कहीं और तो उसका आंसर नहीं ना आ रहा है। मैंने फर्स्ट में गलती ये किया है TRE 1 में, फिर भी रिज़ल्ट हुआ, क्योंकि संख्या कम था कैंडिडेट की, 3-3.5 लाख में फ़ाइट हुआ, जिसमें से मैंने मेहनत किया तो हुआ। शायद सभी लोग होते तो मैं भी छट जाता, लेकिन फिर भी तैयारी जारी रखता, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन मिलता, ये थोड़े है कि हार के बैठ जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3x + y = 5, तो x - 3y = 3, तो आपको बताना है कि x और y का मान। तो देखिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से मान रख के चेक कर लेंगे। 2 में से x का मान 2 रखेंगे, y माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, y का मान -1, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, y -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 आएगा यहाँ पे। इसमें भी रखेंगे तो 3 दूनी 6, आइए y का मान -1, 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, ये संतुष्ट कर रहा है। तो मान लीजिए पहला मान तो संतुष्ट कर रहा है, इसको मैंने घेर लिया।
आगे भी देख लेते हैं। -2 और +1 3 आएगा, नहीं आएगा। -2 नहीं, तो -2 वाला तो होगा ही नहीं, तो ये कट गया, यानी एक ही आंसर आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा ये नंबर। सॉल्व भी करना आपको सिखा देते हैं। 3x + y = 5। अब देखिए x - y = 3, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4x = 5 या 3 8, गुना में है 4, उधर जाके भाग लग जाएगा। x = 8/4, यानी 2 हो जाएगा। तो x का मान +2 कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। और जब यहाँ 2 रखिएगा x का मान, तो इधर जाके ये घटेगा 3 में से 2 तो 1, और माइनस जाके उधर लग जाएगा, तो -1। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 आ जाए, या 8 आता है किसी के वर्ग में? 1 से लेकर 9 तक देख लीजिए, नहीं आता है 8। तो इसमें कौन सा लास्ट में दिख रहा है? 7 एक दिख रहा है, तो ये वाला वर्ग नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न था वर्गमूल का। जिस संख्या का इक्याई अंक, कौन अंक? इक्याई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 तो 6 आएगा, 5 का 25 5 आएगा, 6 का 36 6 आएगा, 7 का 49 9 आएगा, 8 का 64 4 आएगा, 9 का 81 1 आएगा, 10 का 00 आएगा। कहीं आया 2, 3, 7, 8? नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पूरा बता दूं। जिस किसी संख्या के इक्याई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, या विषम 0 हो। विषम 0 का मतलब एगो 0 हो, ठीक है, 3 गो 0 हो, 5 गो 0 हो, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, याद रखिएगा। चलिए ये प्रश्न देखा जाए, क्या आंसर आ सकता है। प्रश्न है 1.5 x = 0.04 y, तो इसका मान बताना है। और आपको ये प्रश्न देख के डरना नहीं है, बहुत आसानी से आ सकता है ये प्रश्न का उत्तर। देखिए 1.5 x = पॉइंट हटा दिया जाएगा, 0.04 y। बने रहिए अंत तक इस सीरीज़ में, मज़ा आने वाला है। x को यहीं रखिए और y को इधर खींच लीजिए, तो आ गया। y गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये तो अपने जगह पे रहेगा 0.04, और ये बटा में आ गया 1.5। देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है ना, तो 100 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। कितना से? 100 से, 100 से। तो जब इसमें कीजिएगा 100 से गुना, तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा, और y का मान 150, क्योंकि 1 0 से ये डेसिमल गायब हो जाएगा, 0 तो 1 बच रहा है, तो 150। 2 से ये दोनों कट रहा है ना, 2/75। x का मान 2, y का मान 75। तो 75 में से 2 घटेगा तो 73 आएगा ना, और 75 में 2 जुटेगा तो 77 होगा ना, यही आंसर हो गया। देख लिए, दशमलव को देख के डरना नहीं है। ये सब सवाल बहुत आसान हो जाता है, केवल डराने के लिए ये इतना लंबा चौड़ा कथा देता है। मैंने क्या किया, रेशियो निकाला, डेसिमल को गायब किया, अंक में ला दिया, यहाँ मान रख दिया, देखा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन मैच कर गया। चलिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत आसान है। एग्जैक्ट 6 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा देखिए, यहाँ 3 अंक के बाद डेसिमल है, और यहाँ 1 या 2, 3 अंक के बाद, तो डेसिमल को ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म हो गया डेसिमल, अब डेसिमल नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार। तो ये 204 गुना 42, अब बटा में अंडर रूट में है, अब बटा में हो जाएगा 7 गुना 34, तो ये हो जाएगा 7×6 42 हो गया, और ये कट जाएगा 6 बार में। देखिए 34 गुना 6, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 3 18 2 20, 204 आ गया ना 6 बार में। 6 डबल बार आ गया ना रूट के अंदर, 6 गुने 6। 2 बार कोई संख्या रूट के अंदर हो तो वहीं उसका आंसर हो जाएगा, केवल एक बार लिख दीजिए बाहर निकल के 6। तो आंसर क्या हो जाएगा
6। ये भी दशमलव देख के डरना नहीं है, आप दशमलव में ही पहले गुना कीजिएगा, भाग कुछ नहीं, दशमलव हटा दीजिए, अंक में बदल लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। यहाँ पे थोड़ा सा हमको कल डाउट हुआ था इस प्रश्न में, लेकिन यहाँ देखा जाए, यदि y का x% 100 है, 100 है, y का x% x/100 बराबर 100 है, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। और z का y% 200 है। अच्छा जी, यहाँ 200 ना दिया था, z का y% y/100 इज इक्वल टू 200 है। ओके, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखना है कि x और z में क्या संबंध है, ठीक, तो अगर हम लोग y का मान निकाल के, यहाँ बोला है z है, यहाँ x है, और बोला है z का y% 200 है, ये गुना होगा, ये गुना होगा, ये दोनों को बराबर हम लोग कब कर सकते हैं, जब यहाँ भी 100 होता है, यहाँ भी 100 होता है, 100 100 होता है, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होता है। ठीक, तो देखिए ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, ये कटेगा, भाग देंगे जब दोनों को, तो ये ख़त्म हो जाएगा, होगा ना, ये 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, भाग दिए, इन समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दिए, तो ये कट गया, RHS RHS से LHS से ये कट गया। अब यहाँ हमें y से y कट जाएगा, x और z में संबंध आ जाए, देखिए y से y भी कट जाएगा, तो x/z, यहाँ देखिए x/z, ये मिटा देते हैं, देखिए समझ लीजिए, यहीं पे सवाल का हल हो जाएगा। थोड़ा समय लगा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग जब देंगे तो ये RHS होगा दोनों, तो 00 से 00 कट गया, ये 100 से 100 कट गया, y से y कट गया। देखिए x और z में ही संबंध पूछा है, x z बच ही रहा है, x/z इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जाके इधर गुना होगा, तो z बराबर 2x, जो कि ऑप्शन बी है, z बराबर, यहाँ देखिए ये 2x गुना हुआ, z इधर आके गुना हुआ, z बराबर 2x, यही संबंध है। अगला प्रश्न देखा जाए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, ठीक है, ये इसकी थोड़ा सा गड़बड़ फिगर हो, फिगर पे नहीं जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल पहले जान लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और ये तो ऊंचाई दे रखा है, और ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुने ऊंचाई, और ऊंचाई दिया है आपको 10। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, तो 2 × 5 = 10, 5√3 हो जाएगा, और क्षेत्रफल होता है, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 गुने भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ साफ से देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है वो होता है √3/2 गुने भुजा, सॉरी ऊंचाई लिख दिया था, भुजा, तो ये ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया है 10, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा ना, तो 20/√3 भुजा आ जाएगा, ये जाके गुना हो जाएगा, √3 भाग हो जाएगा, ठीक है। अब भुजा आ गया 4/√3, ये भुजा के जगह रख देंगे 4/√3, तो देखिए √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर है 20 गुने 20/9, क्योंकि √3 का 2 बार लिखेंगे गुना, तो 9 हो जाएगा, 4 × 5 = 20,
ठीक है। 20 25 100, यहाँ क्या हो जाएगा 20 25 100। ये √3 है तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। तो यहाँ 3 √3 से गुना जब होगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 3 का 9, 3 √3 100 बटा √3 कहीं दिया है। अरे यार कहाँ गड़बड़ाया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, √3/2 गुना भुजा, यही होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। कि भुजा का स्क्वायर हो जाता है, नहीं, ये आपका भुजा होता है। तो ये तो दिया था आपको 20√3/2 गुने साइड यानी भुजा बराबर 20। तो ये 10 न दिया है, 10 दूनी 20/√3 हो जाएगा। तो ये √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 10 दूनी 20 हुआ है तो 20 गुने 20 बटा √3 गुने √3। तो एक √3 से एक √3 कट गया। चलिए यहीं से देख लीजिए। और यहाँ ये कटा 25, 5 हो गए 20 पर 100/√3 आंसर आएगा। क्या आएगा, 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, ये तो और आसान, जिस बहुपद में एक गो पद हो, मैंने प्लस माइनस भी देखा, जैसे ये देखिए 2x² + 5, तो ये 2 पद है। और ये 3x³ तो ये केवल एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न आता है, ये रीजनिंग का सवाल है। अब रीजनिंग शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अपराध होगा यानी 3 नंबर। उसके बाद क्या होगा, पुलिस आएगा 2 नंबर। पुलिस आएगा तो क्या होगा, निर्णय होगा, नहीं पुलिस आएगा तो दंड देगा, दंड पहले ही नहीं, निर्णय के बाद ना दंड होगा। पहले अपराध होगा तो पुलिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा तो न्याय होगा, न्याय के बाद निर्णय होगा, न्याय के बाद निर्णय होगा, निर्णय के बाद दंड दे दिया जाएगा। तो ऐसे व्यवस्थित हो जाएगा। व्यवस्थित वाले देख लीजिएगा प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉम्पेटिबिलिटी के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये 3 ऑप्शन जो है इनमें से प्रयोग करके कौन नहीं बन सकता है। तो जो लेटर नहीं होगा, टी टाइटल में देखा जाए टी कई गो है इसमें, एगो 2 गो, TITLE, TITLE, एल भी है, ई कहीं इसमें हमको नहीं दिख रहा है, इसमें ई कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, एक से अधिक भी हो सकता है। MYO तो M है, O है, Y है, PIC है, तो ये तो हो जाएगा। IMPLICIT 2 आई है, ये भी हो जाएगा, यानी यही नहीं होगा, यही आंसर। ठीक है, समझ गए हैं आप। अगला देखते हैं। चलिए ये भी रीजनिंग का प्रश्न। रमेश मोहित से लंबा है। जो रमेश है, रमेश किससे लंबा है, मोहित से लंबा है। ऊपर नीचे कर दिया जाए इसको तो चल आसान हो जाएगा। जो रमेश है, राम में लिख देता हूँ, ये किससे लंबा है, मोहित से, तो रमेश ऊपर हो गया। परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है, यानी इससे भी लंबा राजीव है, इससे भी लंबा राजीव है। कमलेश, अब देखिए वहाँ कमलेश के बाद क्या लिखा है, राजीव लिख दिया। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। यानी देखिए कह रहा है कि कमलेश जो है श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है, मोहित जितना लंबा नहीं है, तो यानी कमलेश यहाँ आ जाएगा, कमलेश, और इसके नीचे आ जाएगा कौन, श्याम। ठीक,
जब ये मोहित से ये दोनों छोटे हैं तो कमलेश तो श्याम से बड़ा है, तो श्याम नीचे आ जाएगा, कमलेश इसके बीच में आ गया और राजीव सबसे ऊपर हो गया। बोल रहा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, हो गया इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो ऊपर सबसे कौन है, राजीव, तो ये कौन हो जाएगा, राजीव सबसे लंबा है। पूछा होता कि सबसे छोटा कौन है तो कौन हो जाता, श्याम हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सबसे मज़ेदार प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग का। कूट भाषा में टी को हम लोग लिखते हैं 33। टी 20 नंबर पे आता है ना, 20वें स्थान पे आता है ABCD में, और यहाँ फर्स्ट स्थान पे है तो गुना 1 जोड़। ई 5वें स्थान पे आता है 5 गुने 2, तो यहाँ दूसरे स्थान पे आया है तो 2, और ए पहले स्थान पे आता है जोड़ 1 गुना, और ये तीसरे स्थान पे है 3। जोड़िए ज़रा, 20 जोड़ 10 और जोड़ 3 तो 33 हो गया ना। 20 10 30 3 33। ऐसे भी इसमें भी 5 गुना 1 जोड़ 1 गुना 1 जोड़ 20 गुना 3, तो 20 3 60, 60 5 65 2 67। तो आ जाइए अब इस पे, ए पहले स्थान पे 1 गुना 1, टी किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, तो 20 दूनी 40 जोड़ 20 दूनी 40 कर देते हैं डायरेक्ट दूसरे स्थान पे। ई 5 पे आता है ABCD में और तीसरे स्थान पे तो पहुँचती है 15। तो यहाँ देखिए 40 और 15 कितना हुआ, 40 और 5 50 और 5 40 और 10 50 और 5 55 और 2 57। कहाँ गड़बड़ हुआ, 1 गुना 1, अच्छा 1 ना आएगा ये, तो देखिए ये 55 1 56, आंसर क्या हो जाएगा 56। चलिए अगला देखिए। देखिए यहाँ पे है, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, यानी बालू से क्या बनता है, कांच बनता है, तो कागज कांची से, तो उसी प्रकार निम्न में से किस एक से कागज संबंधित होगा। तो कागज तो बनता है लकड़ी से, और लकड़ी है ऑप्शन में, नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन। समझ रहे हैं। एक बार कीजिए लाइक और शेयर। जितने भी BPSC TRE 3 वाले तैयारी कर रहे हैं हमारे शिक्षक साथी, या फिर नए कैंडिडेट जो री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये सब ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और आगे भी मैं कंटेंट ला दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया TRE 3 में भी मैथ रीजनिंग का, और कॉन्सेप्ट कुछ कराऊंगा। फिर उसके बाद 2-3 मैराथन आपको दे दूंगा GK का, जो मॉडर्न हिस्ट्री से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, और 2 या 3 साइंस का, अगर समय मिला तो, गारंटी नहीं है कि दे ही पाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखा जाए, 65 और 56 तो यहाँ 9, 83 38 तो यहाँ 7, 71 17 तो यहाँ क्या आएगा, आपको बताना है। ये संख्या तो बढ़ रहा था, बढ़ा तो ये बढ़ा है, अब यहाँ संख्या घटा है। ज़रा कुछ करके देखा जाए इसमें क्या कैसे दिया है टर्म। 56 4 7 5 4 9, इन दोनों का अंतर 9 है, इन दोनों का अंतर 7 है, नहीं है, तो ये कैसे लिया गया है देख लिया जाए। 83 यहाँ पे है, 83 में से अगर 38 को हम लोग हटाए, इसको पलट दिया है। अच्छा जी, गजब, क्या किया है, इन दोनों संख्या को पलटा है, यहाँ भी पलट दिया है, यहाँ भी पलट दिया है। ये तो ठीक है, यहाँ तक हद तक ठीक है। तो जब इन दोनों को आपस में पलट पलट के लिखा है, इन दोनों को भी, तो यहाँ क्या सीरीज ले रहा है, 9 7, तो इनके बीच में अंतर तो 9 का है, 56 4 60 और 5 9, और इनके बीच में अंतर 7 का है, नहीं है। कितना का अंतर है ये देखा जाए। 83 में से 13 में से 8 गया 6, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, हाँ 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 ना होता है, 8 9 दशम भी कहाँ खो जाते हैं। कितना, 13 में से 8 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, और दिया है 7, तो 4 कम 36, आइए
इसमें देखिए कितने का अंतर दिया है। 11 में से 7 जाएगा, 11 में से जब 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। और तो ये भी इसका पलटा हुआ रूप है। ठीक है, यहाँ क्या लॉजिक लगाया है? 45 54, यहाँ 65 56, यहाँ 45 आया। यहाँ कितना आ रहा था अंतर? देख लीजिए, अंतर किया जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 5 में से 5 गया 0, तो ये तो 9 आ रहा था। और कोई लॉजिक आगे इसको देख लिया जाएगा। आगे सीरीज़ में जैसे समय लगने लगे उसको स्किप किया जाता है। देखिए, पहले सक्षमता में पूछा गया था वर्गों की संख्या, इसमें पूछा है आयत की संख्या। तो गिनिए। देखिए, ऊपर वाले भाग में पहले ये ऐसे समझ लीजिए, ये जो पार्ट है 1 2 सभी वर्ग आयत होते हैं, तो 1 2 3 आयत हो गए। फिर यहाँ देखिएगा, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, और ये बड़ा वाला 6 हो गया। तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, तो 12 गो तो यहीं आयत हो गया। अब आइए ज़रा देखिए, 3 गो ये आयत हो जाएगा मिलाकर। ठीक है, ये वाला तो 12 और 3 15 हो गया। एक ये हो जाएगा, और फिर एक यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 और हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 3 15, 2 17, 1 18 आंसर हो जाएगा। ओके, उस रीजनिंग को हम लोग बाद में देख लेंगे क्या लॉजिक लगाया है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ कि 6 और 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ कब होंगी? एक साथ मतलब 0 डिग्री। किसकी बात कर रहा है? 0 डिग्री की, माने 1 पे 1। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग छोटे समय और छोटा कोण का एंगल लेते हैं, छोटा समय का कोण लेते हैं। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 6 घंटा में 6 3 18 180। हमेशा 11/2 से भाग दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, जोड़, यहाँ जोड़ 6, ये छोटा समय लिया जाएगा। तो देखिए, सब में 6 6 6 दे दिया है, तो अब ये ऊपर जाएगा 360, 6, यहाँ 360 को हम लोग किससे भाग देंगे? 11 से। तो 11 3 33, 11 दूनी 22, 8 ऊपर शेष बचेगा, नीचे 11। तो 6:32 सही 8/11 मिनट। देखिए, इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, मैं आपको लिखवा ही देता हूँ कि जब भी 2 समय दिया हो और घड़ी की सुइयों के बीच पूछा जाए कि कब 0 डिग्री यानी एक दूसरे से मिलेंगी सुइयाँ, तो उसमें आप छोटा समय लीजिए, यानी 6 बजे लेना है, और छोटे समय का कोण, छोटे समय का कोण तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 6 में 30 से गुना किए, हमेशा भाग दीजिए इसको 11/2 से। तो आपको 4 और 5 बजे के बीच बताना है कि कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से पर मिलेंगी, यानी 0 डिग्री की कोण बनाएंगे। समझ गए ये ट्रिक? तो क्या लीजिएगा? छोटा समय 3 चौका 12 120 डिग्री, 11/2। ठीक है, उसके बाद बताइएगा जवाब। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ गजब का ये प्रश्न है, स्क्वायर करके घटाया गया है। 81 घटाओ 49, तो कितना आएगा? 32 आएगा। 169 घटाओ 49, तो कितना आएगा? 120 आएगा। तो आप ये भी घटाइएगा, तो इसका मतलब ये भी घटाइए। अब तो हम लोग घटाएंगे या फिर ऐसे भी लिख देंगे। तो 19 का स्क्वायर 371, और घटाओ 11 का स्क्वायर 121। 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, हैं 371 आया ना, ये घटाया ही ना गया है भाई। 19 का स्क्वायर 371, घटाओ 11 का स्क्वायर 121, सही है। 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2। 250 ऑप्शन में ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ज़रा ये 289 और घटाओ 81, तो 802। हाँ ठीक है, तो इसे भी आप वर्ग करके घटाइए, तो 19 का स्क्वायर आता है ये 371, सॉरी 361 शायद होता है 19 का स्क्वायर।
361 घटाओ 121, 0 4 और 2, 240 आंसर है। मैंने गड़बड़ किया था। चलिए अगला देखते हैं। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है। गुलाब, गेंदे का फूल, कमल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ज़मीन पे, ये भी ज़मीन पे और ये पानी में, तो यहीं भिन्न हो जाएगा। कौन? यहीं भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये 5 अगला छठा है, फिर 5 अगला छठा है, तो इसके भी 5 अगला छठा होना चाहिए। तो M N O P Q R, 5 को छोड़ के अगला छठा आ जाना चाहिए S। देखिए M N O P Q R S, तो S एक ही ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को रोटेम के रूप में कोडित किया जाता है तो स्लोली को कैसे लिखेंगे? पहला लेटर, तो यहाँ भी पहला लेटर, ठीक है। फिर देखिए ओ कहाँ का लेटर लिया है? अंत से तीसरा, तो अंत से तीसरा लीजिए SW। देखिए किस में? इसमें नहीं है SW, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन आगे भी चेक कर लिया जाए। अब देखिए आंसर यहीं पे मैं मार दूंगा, लेकिन ये BPSC है इसलिए आप नहीं मारिएगा, आगे भी मिला लीजिएगा। अब देखिए T, तो यहाँ का दूसरा तीसरे स्थान पे, तो यहाँ का भी दूसरा तीसरे स्थान पे, ये भी मैच किया यहाँ L। फिर देखिए E पहला, तो यहाँ भी Y। अब देखिए मज़ा, यहाँ आया ना, तीसरे स्थान पे T है, दूसरे लेटर को लिया है, तो यहाँ दूसरे लेटर को लेगा तीसरे स्थान पे। ठीक, मिटाते हैं इसको। इसलिए मैं बोला कि एक बार ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया है कि ये लेटर तो ये लिखा है पहला लेटर, तो पहला, तो इसका भी पहला लेटर, तो पहला। फिर यहाँ O अंत से तीसरा, तो यहाँ भी अंत से तीसरा O लिया है। फिर T लिया है अंत से दूसरा, तो इधर भी अंत से दूसरा मुझे लेना होगा L, तो यहाँ तक तो ठीक है। चौथा लेटर पे E लिया है, तो कौन सा E लिया है? अब ये तो कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ पे 2 E है, तो यहाँ 2 L होना चाहिए। देखिए चौथे लेटर मान लीजिए ये E लिया है, तो यहाँ पे L, तो एक और L आ गया। चलिए यही आंसर आपका सही हो जाएगा, सही था। अगला प्रश्न देखिए। यदि आप एक प्रबंधक हैं, यानी प्रबंधक मतलब मैनेजर हैं, और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप प्रबंधक के रूप में क्या करेंगे? उसे निकाल देंगे। निकालना इतना आसान नहीं है, उसे सुधार करने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। नहीं, जानने का प्रयास करेंगे कि समस्या क्या है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। 60 विद्यार्थियों में से एक कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दुगुनी है, तो यानी लड़के अगर 20 हैं तो लड़कियाँ 40 हैं, तब ना दोनों मिला के 60। ये लड़के हो गए तो ये लड़कियाँ हो गए, ये बॉय तो ये गर्ल। ओके, यहाँ तक तो हो गया। ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है, ये शीर्ष से 17वें स्थान पे है, ठीक है, यहाँ भी सही है। यदि ए से आगे 9 लड़कियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड़कियाँ इधर हैं इसके ऊपर यानी आगे, और टोटल लड़कियाँ थी 40, तो 9 लड़कियाँ तो इधर हो गई, आगे भी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद लड़के हैं, किसके बाद? ए से आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक, ए के आगे 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के हैं? यानी इसके बाद नीचे कितने लड़के हैं? ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है, यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो ए लड़का है कि लड़की ये पता नहीं है। उसके बाद कितने लड़के हैं, तो 9 निकाल देंगे 40 में से, तो कितने हो गए? 39, सॉरी कितने हो जाएंगे? 9 निकालेंगे 40 में तो 31, कितने हो जाएंगे? 31। ये ए है, ऊपर 17 गो लोग थे,
9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बैठा ही है, तो ये 10 मान लीजिए 17 में, तो 9 और ऊपर और कितने हो जाएंगे, 9 और 8 16, 9 7 16, 7 आगे भी हैं, तो उधर लड़के हो गए, तब नहीं 17 में, तो 7 उधर निकाल दिए लड़कों में से। ऐसे ही बनाया जा सकता था, 20 लड़के थे, 7 निकाल दिए, तो इधर कितने, उसके बाद कितने लड़के हैं, तो 31 लड़कियां हो गई। कहीं ये गड़बड़ हो गया क्या, ए से आगे 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के हैं, तो 7 लड़के हैं, उसके बाद कितने लड़के हैं, उसके बाद कितने लड़के हैं, 9 और 7 16, तो इस 17वें स्थान पे तो था ही 7, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भिन्न को चुनना है, यानी इनमें सबसे भिन्न कौन है। एन देखिए कितने स्थान पे आता है, H 8 पे, और एन कितने पे आता है, ABCD से चलिए ना, ABCDEFGHIJKLMN 14वें स्थान पे आता है, और H 8वें स्थान पे आता है। जब इसे घटाइएगा 14 में से 8 तो 6, ठीक है। यहाँ भी देखिए X 24वें स्थान पे, और Q R तो 18वें स्थान पे, तो MNOPQR तो ये 17वें, 7 घटाइए 18वें स्थान पे आएगा, 17 3 20 और 4, तो इसका दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 7, तो ये भी ठीक है, दोनों मैच किया। F किस स्थान पे आता है, 6ठा, और L किस स्थान पे आता है, N था ना, N यहाँ के 14 पे था, तो N OPQ, तो ये 14 15 16 17वें स्थान पे, तो ये घटाने पे इसका अंतर नहीं आएगा, तो यही डिफरेंट है। क्या है, देखिए कैसे समझिए इस प्रश्न को। यहाँ पे क्या है कि N जिस लेटर, जिस अल्फ़ाबेट में जिस अंक पे आता है, उसमें से H को घटाइएगा तो 6 आएगा, ये भी घटाइएगा तो 7 आएगा, लेकिन ये घटाइएगा तो नहीं आएगा, तो यही डिफरेंट है। अगला प्रश्न, तो ये यहाँ तक प्रश्न आपको रीजनिंग और मैथ का मैंने करा दिया। कम से कम देखिए 30 से 32 प्रश्न पूछा जा रहा है मैथ और रीजनिंग का, तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। तो आप बने रहिए जीके स्टडीज़ पे, और मैथ साइंस का अच्छे से तैयारी, मैथ साइंस रीजनिंग जीके जीएस का तैयारी कीजिए। बहुत कम समय है, मैं सक्षमता के लिए क्लास शुरू किया था, क्योंकि मैंने अपने अनुभव को शेयर करना चाहा शिक्षकों से, लेकिन आप लोगों का साथ मिलते गया, तो अब इस कार्य में मेरा मन लगने लगा है। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा बिना किसी कॉस्ट के, और मैं कोई नोट्स वोट्स नहीं देता हूँ, सिर्फ अपना ब्रह्मास्त्र देता हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम फेस करना है, कौन से प्रश्न छोड़ना है, कहाँ से शुरू करना है। नहीं तो आप पता चलता है कि लास्ट में समय ही नहीं बचा, 30 प्रश्न आप देख ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना है। क्या सभी कैंडिडेट फुल के फुल मार्क्स थोड़े ला देते हैं, फुल मार्क्स तो कोई भी नहीं ला देता है। केवल एक सब्जेक्ट रहे और कह दिया जाए कि इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, उसी से प्रश्न सेट किया जाए, तब 100 में 100 आ सकता है, 100 में 100, 100 में 100। लेकिन कह दिया जाए कि पूरे से लिया जाएगा, तो कहाँ से लिया जाएगा, ये तो किसी को पता नहीं है। आपको तैयारी करना है मन से, और अपने अनुभव का भी यहाँ पे प्रयोग करना है। तो लाइक कीजिए इस चैनल जीके स्टडीज़ को, और आगे अपना तैयारी जारी रखिए।